अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो फाइनली हम लाइव हो चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि आप एसबीएल किन चीज़ों को, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप अपने जहन में रखेंगे तो आप एसबीएल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हुणे एग्जामिनर ने दोबारा आपको नहीं मंगवाना। तो आप क्या चीज़ों को जहन में रखेंगे तो आप एसबीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पेपर है। और वैसे ही अगर एक्सपेंसिव ना भी हो तो कोई नहीं चाहता कि भाई वो पेपर किसी भी पेपर में फेल हो, चाहे वो भाई फ्री का भी हो। कोई नहीं चाहता कि हम जो है कि फेल करें। सब चाहते हैं कि भाई पहली बारी में हमारा पेपर पास हो जाना चाहिए। तो क्या चीज़ें हैं? तो आज का हमारा है भाई एजेंडा है हाउ टू पास एसबीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट विथ। भाई मेरी कोई मेहनत नहीं होगी, इतनी नहीं होगी। हाँ, मुझे खुशी जरूर होगी, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। बाकी कामयाब कराने वाले वो अल्लाह पाक हैं और आप लोगों की मेहनत है। मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन पूरा देने की कोशिश करूंगा। तो बाकी सारी चीज जो होगी आप लोगों की मेहनत होगी। मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में, अपनी क्लासेस के थ्रू अपनी मेहनत आपको उस सेंस में मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ चीज़ों को। बाकी जहाँ पे हाँ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है, कहीं किसी को चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई अलग किस्म के मसले मसाइल हैं कि भाई ये डिस्टर्बेंस जिंदगी में चल रही है तो कैसे लेके चलना चीज़ों को, तो हम वो इंडिविजुअली भी देख लेंगे, मसला निश्ता। तो ये अगर देखा जाए तो आज के एजेंडा में भाई ज्यादातर चीजें आपकी ओरिएंटेशन क्लास में भी कवर की गई हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली हम रहेंगे कि भाई क्या चीजें हैं जो ज्यादा जहन में रखनी है ताकि हमारे पास होने के चांसेस बढ़ जाएं और फेल होने के चांसेस कम हो, बिल्कुल ना हो। क्या चीजें, फैक्टर्स, क्या ऐसी चीजें जहन में रखेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पास होने के हमारे चांसेस बन जाएं। तो गो थ्रू थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं, जो आज के सेशन के हिसाब से हमारी इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट पहले ही कर दी है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा गो थ्रू लेते हुए चलेंगे ताकि हमारा पूरा फ्लो, जो एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड का एक फॉर्मेट टेस्ट होता है अगर मैं आपको बताऊं तो। प्रेजेंटेशन स्लाइड बेटा बताना कोई इतनी तुरम खानी चीज नहीं है। इस तरीके से होता है, आपने हेडिंग डाल दी भाई आज का एजेंडा क्या है। अब ये मैंने एक हेडिंग डाल दी, सब हेडिंग आ गई बैकग्राउंड ऑफ द एसबीएल। अब इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स में नीचे बना दूंगा। ये एक प्रेजेंटेशन स्लाइड का होता है। भाई आप लिखते हो कि नोट वन, स्पीकर नोट वन टू, आपको एग्जामिनर जो है कि फॉर्मेट बना के देता है। आपने बुलेट पॉइंट बना दिया, आपने बता दिया कि भाई इन दो से तीन चीजों में मैं बात करूंगा। आपने दो दो तीन तीन लाइन को जो कि पैराग्राफ बना दिए। आपका एसबीएल में एक ये वायद जो है कि फॉर्मेट बोल रहे हैं जो थोड़ा कहीं पे और कहीं टेस्ट नहीं हो। बाकी तो रिपोर्ट जो है कि मेमो ये एक जैसे ही होते हैं। ब्रीफिंग पेपर, ब्रीफिंग नोट, ये जो हो गया एक ही। वो आपके जो बचपन की एप्लीकेशन लिखते हैं, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट, ये लिख के आते हैं, वैसा ही फॉर्मेट है। हाँ, बच्चे इस चीज को हैवी लेके चले जाते हैं कि भाई हमारे पता नहीं क्या क्या यार एसबीएल में फॉर्मेट टेस्ट होंगे। इतनी कोई सुनी सुनाई बातों पे इतना नहीं जहन में अपने घर बैठाने दें भाई। अपने जहन में इतना जो है कि हवा ना बनाए घुसे। भाई एसबीएल आपको देना है, मैंडेटरी है, आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको, आप जो भी जितने भी नेगेटिव पॉइंट आपको मिले साइड करते जाएंगे। आपको पेपर देना है, आपको अपना माइंड जो है कि ऑप्टिमिस्टिक रख के चलना है मेरे भाई। तो एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया, आपको एक फॉर्मेट भी बता दिया कि एसबीएल का प्रेजेंटेशन स्लाइड, वो जो वाहिद जो है कि एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपका कोई ऐसी है कि दूसरे एग्जाम्स में टेस्ट नहीं होता और बच्चे इसको हेवी लेते हैं। तो भाई वो कुछ ऐसी तुरम खान चीज नहीं है, हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, सबसे पहले कि एसबीएल पहले था क्या भाई। P1 और P3 होता था आपका जो है कि मर्ज किया गया। हम जो जो पॉइंट्स थोड़े कम रिलेवेंट है हम उनको थोड़ा तेजी से लेके जाएंगे। वो आपके ओरिएंटेशन क्लास में ऑलरेडी कवर्ड हैं तो आप उनसे कवर कर सकते हैं इन डेप्थ। हमारा फोकस आज का होगा कि किन चीजों को ज्यादा ध्यान में रख के हम अपने पास होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स के जो भी सवाल हों, कुछ हों, आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं रिलेवेंट, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम इंटरेक्टिव सेशन को लेके चलेंगे। भाई P1 P3 होता था जिसका पहले नाम था गवर्नेंस, रिस्क एंड एथिक्स। भाई एचओ मिस्टेक हो गई है, एथिक्स। P3 का होता था आपका भाई बिजनेस एंड एनालिसिस। आपका भाई एसबीएल जो इंट्रोड्यूस हुआ है सितंबर 2018 में हुआ है। पहले आपका ये 4 आवर बेस्ड होता था, जो अभी सेम आपके जो प्रोफेशनल के एग्जाम्स हैं वैसे ही हो गया है। प्री सीन का भाई सीन नहीं होता था, भाई प्री सीन का सीन नहीं होता था जून 2023 के तक। अब उसके बाद सितंबर 2023 के बाद ये आपका प्री सीन मटेरियल वाला हो गया है। क्या है नीचे
देख लेंगे। देर आर ओनली 4 मार्क्स व्हेन इट वाज P1 एंड P3। आपके प्रोफेशनल मार्क्स अब आपको पता है 20 हो गए हैं। अब जो है कि पहले P1 जब P3 होता था 4 मार्क्स होते थे। ये चीजें बताना इसलिए रिलेवेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि आपके देखिए बैकग्राउंड में नहीं बताऊंगा तो आपको जब मैं बताऊंगा P1 P3 के 5 पेपर्स करने हैं, कहीं पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आपके जहन में आपको पता तो हो कम से कम कि हाँ यार P1 P3 जब होता था तो 4 मार्क्स होते थे, तो हम उसको इस तरीके से लेके चलेंगे, 5 पेपर को किस तरीके से पढ़ना है लेके चलना है। आपके जहन में ये ना कि यार ये 4 मार्क्स कैसे आ गए या किस चीज का ये कैसे सिनेरियो बन रहा है। उसके बाद करंट स्ट्रक्चर जो आपके लिए रिलेवेंट है भाई क्या है, इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। आएंगे हम नीचे पॉइंट्स का। वन केस बेस्ड स्टडी का, इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है। इट इज नाउ 3 आवर्स एंड 15 मिनट टाइम ड्यूरेशन, पहले 4 आवर्स का था। P1 P3 के टाइम पे 3.25 का होता था। SBL हुआ तो फिर 4 आवर्स का हो गया। SBL में जब प्री सीन अब चेंज आया, ये देखिए इतना ड्रास्टिकली SBL में चेंज आता है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर जो है कि एक टॉप पोजीशन CFO लेवल का आपका एग्जाम है। इसको एक छोटा मोटा आपको मास्टर्स इन बिजनेस एनालिस्ट का जो है कि एक जो है कि MBA की 2-1 क्या, SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। एक CFO का रोल होता है इनोवेटिव भाई चीजें, CFO CEO का इनोवेटिव जो है कि चीजों को लाके आना। SBL क्या है, अपने आप में इतना ड्रास्टिकली चेंज लेके आ रहा है क्योंकि आप एज एन स्टूडेंट एज एन SEC अपने आप पे काम कर रहा है, चीजों को इवोल्व कर रहा है। आप जैसे ही चैप्टर फर्स्ट या टू में SBL का आप लेते हैं तो आपको पता चलेगा भाई स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो मेरा भाई आप पीछे रह जाएंगे। आपकी दूसरी क्वालिफिकेशन, पहले ओपन बुक आपके एग्जाम होते हैं कि भाई पेपर में आप बुक भी लेके जाओ, जो कर सकते हो कर लो, उससे पेपर पास करके दिखाओ। तो ये क्या है चेंजेस, तो एसीसी ने क्या इंट्रोड्यूस करा है मेरा बेटा, प्री सीन। प्री सीन क्या होता है, हम इन डेप्थ नीचे देख रहे होंगे तो चीजों को इवोल्व। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे। छोटा सा एग्जांपल आपको देके यहीं पे ये भी क्लियर कर दें। नोकिया की एग्जांपल अगर आपको याद हो, किसी बच्चे ने यूज किया हो, बटन वाले फोन आते थे जब ये एंड्रॉइड वालों ने फोन निकाला ना, सैमसंग आईफोन ने, नोकिया ने उनका मजाक उड़ाया था कि यार भाई क्या फोन निकाल दिया भाई, इसमें तो बटन ही नहीं है। नोकिया ने मजाक उड़ाया, आज तक नोकिया अपना मजाक उड़ा रहा है। वो इतना कोशिश कर चुका है वापस आने की मार्केट में, लेकिन मर मरा के अपनी वो पोजीशन जो नोकिया की थी वो वापस नहीं लेके आ पा रहा है। इसका मतलब क्या है मेरा भाई, अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी कंपनी, आपकी जिंदगी में स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट आ सकता है, आप पीछे रह जाएंगे। तो इस इट सेल्फ ACC का SBL एग्जाम वो आपका वाहिद एग्जाम है जो इतना ड्रास्टिकली, जो भी चेंजेस आते हैं तकरीबन SBL से ही शुरू होते हैं। प्रोफेशनल की मार्क की अभी आपके बाकी के पेपर्स में भी आ गए हैं, बाकी के एग्जाम में भी आ गए हैं। शुरू जो कहानी हुई थी SBL से हुई थी 20 मार्क्स की। प्रोफेशनल मार्क्स पहले ही थे लेकिन 20 प्रोफेशनल मार्क्स की। 20 प्रोफेशनल मार्क्स हमारे लिए कैसे फेवरेबल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई प्रीसीन हुआ है ये सितंबर 2023 से। देर आर नाउ 20 प्रोफेशनल मार्क, अभी जो है कि 20 आपके प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। अब करते हैं एनालिसिस कि भाई आइदर ये जो पॉइंट्स आए हैं क्या है, फेवरेबल हैं अनफेवरेबल हो रहे हैं, क्या है एनालिसिस आपका। एनालिसिस का आपका क्या है, एक प्रोफेशनल स्किल है, हम उसकी एनालाइज करेंगे। आप एनालिसिस नेगेटिव भी कर सकते हैं, आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव और फेवरेबल एनालिसिस किए। क्यों 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 मेरा भाई, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है भाई। मैं इस पेपर को पढ़ाने वाला भाई बंदा हूं और आपको ये पेपर देके पास करना है, आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। तो आप जितना चीजों को ऑप्टिमिस्टिक, मेरा बेटा एक्सपेंसिव है आप लेके चलें, एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव है, पेपर देना तो है मेरा बेटा, एक्सपेंसिव है तो आप एक बार में निकाल दो ना देके। दूसरी बार आओगे तो जाहिर सी बात है डबल कॉस्ट आप लगाओगे। तो हमें क्या करना है, तो एक्सपेंसिव है तो उसको फेवरेबल लेके चलो कि हाँ फेवरेबल। हम आज मैं आपको इसकी एनालिसिस बताऊंगा कि एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी हमारे फायदे में कैसे है ये एग्जाम। सबसे पहले आते हैं, इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी का मतलब ये है कि मेरे भाई आपको एक ही थ्रू आउट द केस, जो इंडस्ट्री दे दी आपको, फिर आपका जो है कि डोमेन या आपकी कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, वो आपकी थ्रू आउट द केस स्टडी वही चलेगी। अलग अलग किस्म की रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर दे देगा। इट मीन्स नाउ यू डोंट हैव टू थिंक फॉर मल्टीपल सिनेरियो। लेट सपोज आपने दूसरे जो भी आप अभी तक एग्जाम देख के आ रहे हैं भाई, आपने फंडामेंटल का सेक्शन A दिया, सेक्शन B दिया, सेक्शन C दिया,
ठीक है, फंडामेंटल तक रखते हैं, प्रोफेशनल की मैं बात नहीं करता, हो सकता है किसी बच्चे ने दिए हो किसी ने ना दिए हो। ट्रिपल ए की एग्जाम्पल मैंने ओरिएंटेशन में दिया, आप वो भी सुन लीजिएगा। फंडामेंटल में भाई आपने हर एक 2-2 मार्क्स का जो भी सवाल होता है, आपने अलग अलग चीज को देखना है, अलग अलग तरीके का सोचना है। आपको एक समझ आएगा तो आपने कर लिया, आपको समझ आया कर लिया, दूसरा नहीं है आपके लिए रिस्क होता है। इसी तरीके से एमटीक्यूज में जब आपके पास आते हैं, एक सिनेरियो आया, आपने 5 उसमें से सवालात करने हैं। अगर सिनेरियो ही समझ नहीं आया तो आपके लिए मसला है, या पहला समझ आया दूसरा समझ नहीं आया, तो आपको मल्टीपल सिनेरियोस को समझने के लिए टाइम, जाहिर सी बातें देना है। एक सिनेरियो पढ़ा आपने, टाइम दिया लगाया, फिर दूसरा पढ़ना है, टाइम है। फिर आए आपके कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन में सेक्शन सी में, एक आपने सिनेरियो पढ़ा, उसको समझा, आपने लिखा, फिर दूसरे पे जाहिर सी बात टाइम लगेगा। वेयर एज एसबीएल में आपके पास एक ही केस स्टडी वही रहेगी थ्रू आउट दी आपके 100 मार्क्स के लिए। अब कोई बच्चा हो सकता है भाई पूरी समझ नहीं आए, भाई प्री सीन है, अब तो समझ ज्यादा से ज्यादा हमें क्या नहीं आता, टर्मिनोलॉजीज नहीं आती, कोई ऐसी इंडस्ट्री पूछ ली जो आपके हो सकता है जब हमने प्री सीन नहीं दिया, मैंने 4 आवर बैद में दिया है भाई वहीं बैठ के। अब आपको 2 हफ्ते पहले प्री सीन मटेरियल दिया जाता है, वेरेज हमें वहां पे पहले गैप कितना आ गया मेरे भाई, पहले 4 घंटे का था, अब 3.25 घंटे का था, 45 मिनट्स हमारे पास होते थे, वहीं बैठ के वही सिनेरियो पढ़ो वहीं दो। वेरेज अभी आपके पास 2 हफ्ते हैं, वही चीज आपको पहले दी जाती है। जो टर्मिनोलॉजीज नहीं होगी बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से वो उसमें सिनेरियो में प्री सीन में बता देता है। वेरेज आपने कभी कोई पेट इंडस्ट्री पे टेस्ट हुआ है, एयरलाइन इंडस्ट्री पे टेस्ट हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट पे टेस्ट हुआ है, वेरेज अगर आपने जिंदगी भर आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा इन चीजों से, लेकिन एग्जामिनर बेसिक से लेके चलता है कि क्या रेवेन्यू मॉडल है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से चलती हैं ये चीजें, तो प्री सीन में आपको ये चीजें सारी कवर की जाती हैं। तो वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी है, तो आपको एक ही सिनेरियो, एक ही कहानी जहन में रखनी है, वेरेज आपको मल्टी। चलें जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, थोड़ा कनेक्शन इशू हो गया था। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का मैं आपको बता रहा था कि हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को इस तरीके से लेके चल सकते हैं। फिर आपके पास प्रेस रिलीज आ जाती है, ईमेल, लेटर्स, वेरे फॉर्मेट्स, ये आपने सारे देखे हुए हैं। फिर भी मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास में, आपके प्रोफेशनल मार्क्स और फॉर्मेट पे पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग दी हुई है मैंने कि भाई किस तरीके से हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। टेंशन नहीं लेनी, जब हम पास पेपर्स में फिर उसको करते आए हैं तो वहां पे भी हमने चीज़ों को देख लिया है। अगर आपको मैं बताऊं कि फॉर्मेट्स और जो आपके दूसरे आपके होते हैं मेरे भाई, मॉडल्स टेस्ट होते हैं। सिंपल आपको बताऊं, वेरे आपने फॉर्मेट्स आपको दिया गया भाई, आपने ब्रीफिंग पेपर या ब्रीफिंग नोट या ईमेल कुछ बनाना है, आपने हेडिंग डाल दिया, आपने वेरे रेस्पेक्टिव फॉर्मेट आपने पहले ही बना दिया। इसको मैं बोलता हूँ ढांचा। ढांचा आपको पता है, आपने फिर चीजें डंप करके जानी है भाई। आपको ब्रीफिंग नोट बनाने के लिए बोला है, ब्रीफिंग नोट बनाया, आपका मॉडल टेस्ट हुआ, लेट सपोज पेस्ट चल या पोर्टर 5 4 जो आपका टेस्ट हुआ, आपने उसकी रिलेवेंट हेडिंग डाल दी भाई, पॉलिटिकल डाल दिया, इकोनॉमिकल डाल दिया, लीगल डाल दिया, आपने चीजों को डाल दिया। आपको सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस वंस अगेन। तो फॉर्मेट्स आपको क्लियर कर देते हैं, पहले ही आपको चीजें बता देते हैं कि भाई आपने चीजों को डंप करके चले जाना है। वेरे अगर आपको नहीं पता आपको स्टार्ट कैसे करना है पेपर में, भाई आप जो है कि टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, टाइम विच कांट अफोर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम हम ज्यादा नहीं कर सकते। इट इज एक्सपेंसिव भाई, एक्सपेंसिव तो है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। करंट रेट आपका भाई 238 पाउंड का है, अगर मैं आपका दिखाऊं, और दूसरे आपके एग्जाम हैं 170 के। अब इसकी एनालिसिस मैंने कैसे करी है भाई, ओके सपोज इट वाज नॉट मच एंड इट इज P1 170 पाउंड एंड P3 170 पाउंड, टोटल आपके भाई 340 पाउंड का भाई ये एग्जाम होता है। वेर अभी आपका 238 पाउंड का है, अभी आपके 102 पाउंड सेव हो रहे हैं। वेर अभी 37, ये थोड़ा पुराना रेट हो सकता है, वो अभी आपका रेट ऊपर नीचे पीकेआर में है, आप अकॉर्डिंग टू अपनी रिलेवेंट कंट्रीज के हिसाब से इसका देख सकते हैं। इसको आप पॉजिटिव लें इस तरीके से। अगर मर्ज नहीं हुआ होता पेपर पहले बैठे एसईसी के, टोटल जो FA1 MA1 से बच्चा आ रहा है, टोटल 18 एग्जाम होते थे आपके एसईसी, वेरे अभी कितने 17 हैं, 17 है। तो आपके लिए ये भी पॉजिटिव है भाई, आपका कहीं ना कहीं पेपर सेव हो रहा है। सिलेबस आपका इतना बड़ा नहीं कर दिया, सिलेबस तो आपका वैसे ही और छोटा कर दिया, इरेलीवेंट की चीजें आपकी हटा दी गई। और दूसरा इसका क्या है, इट्स आल्सो सेव द टाइम ऑफ स्टूडेंट वेयर थिंकिंग अप टू पेपर कुड बी चैलेंजिंग। भाई प्रोफेशनल के एग्जाम में हम गरीबों ने दिए थे, पता नहीं मोटिवेशन क्या थी कैसी थी, 2 पेपर मैंने एसबीएल और ट्रिपल साथ है ट्रिपल ए साथ में देके निकाल लिए, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती। आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास मेंटल प्रेशर और हैं, घर के मसले मसाइल हैं, और जिंदगी के बहुत सी सारी चीजें हैं, आपकी बच्ची नहीं मान रही, आपको शादी करनी है, और बहुत सारे मसले मसाइल आपके हो सकते हैं। तो कंसिडरिंग दैट फैक्टर्स आपको अभी एसबीएल एक ही बार देना है भाई, आपको टुकड़ों में तो देना नहीं, ऑप्शन नहीं है आधा एसबीएल आज दे दें आधा एसबीएल दूसरी अटेम्प्ट में दे दें। तो पॉजिटिव लें,
सारी चीजों की मैंने देखिए एनालिसिस किस तरीके से करी है, पॉजिटिव करी है। मैं चाहूँ तो इन चीजों आपको बताऊं कि यार महंगा पेपर है क्या यार, पता नहीं अलग अलग सी चीजें आती हैं, ये आती हैं वो आती हैं, मैं आपके लिए नेगेटिव भी बना सकता हूँ। ऑप्शनल पेपर होता है, शायद मैं बना भी देता मेरे भाई। आपके हाथ में चीजों को ऑप्टिमिस्टिक लें जी, आपके हाथ में, आप अपने दिमाग से क्या चीजों को किस तरीके से सोचते हैं। तो जो आपको एसबीएल के नेगेटिव पॉइंट्स बनाए, आप उससे हाथ जोड़ के चले जाएं भाई, मुझे पेपर देना है अभी आपका, ठीक है ना। तो आप उसको सुने ही ना, जो पॉजिटिव चीजें बताए आप सिर्फ उसकी सुने भाई, देखिए निकालना है आपको ये पेपर। पासिंग रेशो, अच्छा पासिंग रेशो से मैं अपनी और जस्टिफाई करूंगा चीज, एसबीएल के प्री सीन की बात कर रहा हूं मैं। प्री सीन आना या प्री सीन आपके लिए पॉजिटिव, टाइम कंस्ट्रेंट मैंने बताया पहले 45 मिनट होते थे वहीं करते थे, अब आपके पास 2 हफ्ते हैं। तो इस चीज को अगर मैं जस्टिफाई करूं, आप एसबीएल का पासिंग रेशो मेरे हम कंपेयर करेंगे दूसरे एग्जाम से भी भाई, आपका एसबीएल का सबसे हाईएस्ट जो है कि पासिंग रेशो होता है। तो इससे ये पता चलता है कि दूसरे प्रोफेशनल एग्जाम या जो आपके एग्जाम है उनसे एसबीएल का पासिंग रेशो अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सबसे इजी पेपर है ये, बस आप उसको इजी लेते नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव है, फॉर्मेट्स अलग है, ये कुछ चीजें जो बाहैसियत कौम, सॉरी टू से यू, ये हमारा जो पूरा खित्ते का मसला है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये हमारा मसला ये है, हम चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हम बहुत रिलक्टेंट किस्म की कौम है मेरे भाई। अगर चेंज के साथ चलना शुरू हो गए तो हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी तरक्की भी कर लेंगे और चीजों को अच्छे से फायदा ले सकते हैं। 45 48, अगर आप रिजल्ट देखें 51 माशाल्लाह। अगर आप देखें ना प्री सीन जो आपका था मेरे भाई जून 2023 तक था, पहली अटेम्प्ट आप किया ही भाई 50%, उसके बाद 52 तक मेरा भाई कभी गया ही नहीं था रेशो 52, प्री सीन के आने के बाद 52, और ये लगातार चलता आ रहा है 42 मेरे भाई। पासिंग रेशो बढ़ा है प्री सीन के आने के बाद, तो इस चीज को आपको पॉजिटिव लेना है। कंपैरिजन आप अगर देखें 42 भाई, देखें आपको कोई नहीं मिलेगा जिसमें किसी और ने बाजी मारी है, हमेशा एसबीएल आपका टॉप नॉच पे रहा है। यहाँ पे एसबीआर और एसबीएल ने यहाँ पे बराबरी हासिल कर ली। कहने की बात ये ऐसे पॉइंट ने, देखिए मैं जितने भी पॉइंट बोलूं, चलो मैंने अपना पता नहीं पेपर या मंजन बेचने के लिए आपको लगे कि मैंने बेचा है, मेरे भाई आप किसी से भी पढ़े मसला नहीं है। मैं आपको चीजें एसबीएल आसान करने के लिए आया हूं, ना कि मनोज कुमार के लिए भाई एसबीएल आसान में मनोज कुमार कर रहा है। मैं आपके दिमाग में कर रहा हूँ कि एसबीएल इजी है मेरे भाई। मेरी बात आपको समझ आ रही है, फिर आप मुझसे कनेक्ट करें, जहां से समझ आ रही है वहां से करें भाई, पास करें। अगर आपने पहले कहीं से पढ़ के आपका फेल हुआ है, आप इंडिविजुअल मुझसे आके बात करें, कंसल्ट करें, सर ये तरीके से यार मैं लेके चला था फिर भी रुक गया। फिर हम बैठेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपने कहाँ पे मसला किया। अभी मैं बैठा हुआ था, नीचे आया हूँ, एक बच्चे ने, दूसरे मेरे, नाम तो मैं नहीं ले सकता भाई, उसने बताया कि ये सर ये फंडामेंटल के पेपर थे, मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा ये मसला आया है। तो हमने इंडिविजुअली देख के किया कि कहाँ पे मसला आ रहा है। फंडामेंटल में आपको रिव्यू भी आते हैं एग्जामिनर की तरफ से कि भाई इस सेक्शन में तुमने मसला किया है। तो मैं, मुझे आइडिया, मैं उससे बात ही कर रहा था, उसने ये बता, मैंने पहले पॉइंट बता दी, उसने ये पॉइंट बता दी कि सर ये पहले मेरा रिव्यू आया है। मैंने कहा भाई इस पे हम काम करेंगे अब, इंशाल्लाह हमारा दूसरी अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो इस तरीके से, हालांकि इस लेवल पे आके बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि उसने कहाँ भंड मारे हैं, फिर भी आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, आपको लग रहा है आपने सब चीज अच्छे से की, आप आ जाएं, चाय पियेंगे साथ में और बैठ के देखेंगे आपने कहाँ बंड मारा है और कहाँ पे हमें ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम बैठ जाएंगे भाई। कहीं से भी पढ़ाओ, ये टेंशन नहीं लो कि सर आपसे तो नहीं पढ़ा था, आपसे कैसे बात करने हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, हम बैठ के कर लेंगे। तुम्हें मुझसे नहीं पढ़ना है, आपने फुल कोर्स नहीं लेना है, आप आ जाएं, हम देख लेंगे, आप फिर अपने हिसाब से सेल्फ तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें, मसला नहीं है भाई। हम, हमारे कुछ 2 लफ्जों से, 5 मिनट से, 10 मिनट से आपका पेपर निकल जाएगा भाई। मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं भाई, पासिंग रेशो से मैंने जस्टिफाई कर लिया कि भाई आपका पेपर आसान है। पेपर स्ट्रक्चर पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कोई, फिर हम जाएंगे अपने मेन पॉइंट पे भाई, फेलियर, रीजन ऑफ फेलियर पे, जहाँ पे आपकी काम की बात आज की वो चीज टेकल होगी, हाउ टू पास एसबीएल वाली। पेपर स्ट्रक्चर वही है मेरे भाई, एक सेकंड सॉरी भाई, 100 मार्क्स का पेपर है। आपकी टेक्निकल मार्क्स जो है कि यहाँ पे 80 हैं, और प्रोफेशनल की मार्क्स जो है, प्रोफेशनल के कितने हैं, 20 मार्क्स है मेरा भाई। कम्युनिकेशन, कमर्शियल एक्यूमेंट, एनालिसिस, एनालाइज करके पॉजिटिव जो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। एस्केप्टिज्म भाई आप में कीड़ा है, सवाल पूछने का नहीं है। एवोल्यूशन, आप चीजों को एवोल्यूट कर सकते हैं या नहीं, इधर आपको 2 प्रोजेक्ट दिए जाएं, चीजें देके जाएं, आपको पता है कि भाई कौन सी चीज बेटर है, आप एवोल्यूट कर सकते हैं नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बात करने के तरीके कैसे हैं। कमर्शियल अक्यूमेंट, कमर्शियल का मतलब कि आपको बिजनेस नॉलेज कितनी है, आपको जो इंडस्ट्री दी जाएगी टेस्ट करना, आपने
उसका सेंस वहीं से प्री सीन से डेवलप करना है कि हाँ यार बिजनेस मॉडल एक इस तरीके से चल रहा है। आपने अपनी कमर्शियल अक्यूमेंट वहां से बिल्ड करनी है। ये देखें वेयर इज, ये सारी चीजें प्री सीन के फायदे बता रहा हूँ। ये हमने मेरा भाई 45 मिनट में वो सारी अपनी कमर्शियल अक्यूमेंट, कम्युनिकेशन, स्क्रिप्टिज्म वहीं पे सोच के जो है कि चीजों को डेवलप किया है, और वहीं पे देखिए वहीं पे पास किया है मेरा भाई। मेरा तो एसबीएल भी था, ट्रिपल ए भी था, साथ में बैठ के वहीं पे करी हैं चीजें। अब आप चीज को पॉजिटिव लें कि भाई आपको पहले 2 हफ्ते पहले ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, और आप चीजों को आप सही से समझेंगे। प्री सीन से आप अगर कहीं पे देख सकते हैं कि यार मैं कहीं पे कहाँ पे सवाल कर सकता हूँ, मेरी बिजनेस नॉलेज कहाँ से, आपको पूरा मॉडल बताया होगा कि रेवेन्यू मॉडल क्या है, कहाँ से आता है, बिजनेस का तरीका क्या है भाई, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, किस तरीके से है, ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है। सर्विस भाई आप सर्विस किस्म की दे रहे हैं। ट्रेडिंग हो सकता है आपने एक चीज ली फिर वहां पे बेची। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है आपने चीज खुद बनाई फिर आपने सेल की। किस तरीके का बिजनेस है, आपकी नॉलेज, बिजनेस नॉलेज वहां से कैसे डेवलप हो सकती है, ये सारी कमर्शियल अक्यूमेंट में आ जाती है। Pre-scene information will be released 2 weeks before the exam sitting. The pre-scene contains background and contextual information on the fictitious organization. क्या fictitious मतलब झूठी भाई। आपको ऐसा ना हो कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे दी, आप जाके पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भाई बैठ गए। टोयोटा है, इंडस है, आप पाकिस्तान की लेके बैठ गए, जापान की लेके बैठ गए, अमेरिका की लेके बैठ गए। आपने सारी कंपनियां वो कर ली, खदेड़ ली। भाई क्या नॉलेज चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है? नहीं 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 मेरा बेटा। एग्जामिनर ने आपको जो कहानी दी है वो फिक्टिशियस बनाई है, आपको वहां पे टेस्ट करेगा, ना कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको नॉलेज होगी तो भी आपके लिए सही है, नहीं होगी तभी भी आपके लिए सही है, क्योंकि आपको वो बेसिक से लेके चलेगा। एग्जामिनर आपको उस ये नहीं ट्रीट करके चल रहा कि भाई आप जरूरी ही जो है कि जॉब कर रहे हैं या उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए बेटा, सीए की आर्टिकलशिप का जो तरीका था, पहले 1.5 साल होता था कि आपने 13 पेपर देने हैं, फिर डेढ़ डेढ़ साल आपने जॉब करनी है, फिर आप आगे के फर्दर एग्जाम दे सकते हैं। वेर वो 1.5 साल अब 1 साल में हो गया। तो उनका मैंडेटरी है, हमारा एससीसीए का मैंडेटरी तो नहीं है ना। आप भाई पहले पहले पूरे पेपर पास करके फिर जाएं। तो हमारे लिए ये मैंडेटरी नहीं है, तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो कि फिर आप वो टेकल कर पाए। नहीं, तभी आपको बेसिक, आप जैसे प्री सीन एग्जाम जो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर पूरी चीज बेसिकली बता रहा होता है, बेसिक से कि क्या बिजनेस मॉडल है, कि ये बिजनेस है तो कैसे काम करता है। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर द एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। जो आपकी फिक्टिशियस जो है कि ऑर्गेनाइजेशन होगी, और वो ऑर्गेनाइजेशन किस इंडस्ट्री में, लेट्स सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टोयोटा ऑर्गेनाइजेशन दे दी, इस तरीके से आपको दे सकता है वो। Students are expected to familiarize themselves with pre-seen information in advance of the exams, making sure that they understand the terms and concepts that are included within the pre-seen। हाईलाइट की हुई यही बात मैंने, स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च इनटू इंडस्ट्री दैट इज कवर्ड इन द प्री-सीन। और ये चीज मैंने अपने हाथ से नहीं लिखी, आपके एग्जामिनर की तरफ से लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे आपकी चीजें डंप करी हुई है मेरा बेटा। द एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड केस स्टडी। अब आपको इंटीग्रेटेड का पता चल गया कि इंटीग्रेटेड क्या होती है। द एग्जाम इटसेल्फ विल कंटेन फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फिक्टिशियर ऑर्गेनाइजेशन इन द प्री सीन। द इंफॉर्मेशन कुड बी फ्रॉम रेंज ऑफ सोर्सेज सच एज एक्सट्रैक्ट, मीटिंग, बोर्ड रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्री सीन में ही पूरा बता दिया और रिक्वायरमेंट भी पूछ ली, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। आपको नॉलेज दे देगा, आपको अच्छा खासा चंक इन्फॉर्मेशन दे देगा, फिर वो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लाइनों के छोटे छोटे पैराग्राफ में एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम आपको एग्जाम डे पे कुछ एक्स्ट्रा जो है कि डिटेल दे के आपकी रिक्वायरमेंट फिर बना रहा होगा। फिर आप दोनों को मर्ज करके कुछ डेटा जहां से आपको प्रीसिन से मिल रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपको पता है ये कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, आपने वहां से लेके डंप करा, अपने पॉइंट्स डाले, आप इन चीजों को उस तरीके से लेके चल सकते हैं। Each exam will contain three tasks and varying number of marks. These tasks may require the candidates to take a different role dependent on the situation. एसबीएल में आपको रोल देता है कि आप भाई एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, आप एडवाइजर है, या तो आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्स हैं। तो इस पे फर्क क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के जो है कि टोन मैटर कर दिया, आप किस तरीके से। अगर एक्सटर्नल है तो आप कंपनी का नाम लेके आप सजेस्ट कर रहे हो कि भाई मनोज कुमार एंड कंपनी शुड डू दिस, शुड डू दिस। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो आप ये बोलेंगे वी शुड डू दिस, मतलब वो फिर कम्युनिकेशन का आपका पार्ट आ जाता है। आप फिर बात उस तरीके से कर सकते हैं, आप करते हैं उस तरीके से, फिर बात आपको करनी होती है कि भाई हमारी कंपनी हमें इस तरीके से लेके चलना है, अगर सामने वाले हो तो इस कंपनी को इस तरीके से लेके चलना है, इस तरीके का आपका जो रोल होगा उस तरीके से बात करनी होगी।
The number of marks allocated to all these tasks will add up to 100 marks. Within the total marks available, there are 20 professional skills marks. Most tasks will contain professional skills marks. All tasks must be completed. कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है करने होंगे। आपका 3 आवर्स एंड 15 मिनट से ज़्यादा की टाइम है। और नीचे वाला पॉइंट ये है, आप उसको कभी भी किस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 मिनट पढ़ेंगे फिर आपको पूरा सॉल्व करना है। आप कभी भी किस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये है भाई आपका सीबी का प्लेटफॉर्म। आप लॉग इन करते हैं, बाजी खड़ी होती है ऊपर, उनको मैंने आपको नहीं दिखाया, आप देख सकते हैं। आप जाएंगे एसबीएल में भाई, ऐसी ऑफिशियल रिसोर्सेज जो है कि आपके पास ये हैं, पास एग्जाम है आपके पास, प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं भाई, स्पेसिमन एग्जाम है कोई, आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमने खोल लिया, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से भाई। स्पेसिमन वन हमने खोल लिया। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट का रोल दे दिया गया। फर्दर इन्फॉर्मेशन और भी आपको दी जाएगी, जैसे आपका सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करेगा। जैसे आप पास पेपर करेंगे हम देखेंगे साथ में, तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई कौन सा रोल है, हमें उस किसको किस तरीके से लेके चलना है। या एग्जिबिट्स इस तरीके से होती हैं, आपकी नाम दे देता है, इसमें आपकी कुछ कुछ नॉलेज होती है। प्री सीन भी आपके पास अवेलेबल होगा एग्जाम के टाइम पे। इस तरीके से फिर आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब यहाँ पे जैसे ये मेरा बेटा खुला ना टास्क वन, मैंने आपके लिए एक्सेल में काम करके रखा हुआ है, एक सेकंड में आपको दिखा दूं। यहाँ पे जो काम है ना, टाइम एलोकेशन, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम एलोकेशन मेरे भाई, आपके पास टोटल अगर देखा जाए तो आपके पास 195 मिनट्स टोटल मार्क्स हैं, टोटल मिनट्स हैं। और अगर मैं पर मार्क्स देखूं तो आपके पास 1.95 मिनट अवेलेबल हैं। अब ये रिक्वायरमेंट थी आपकी कितने की मेरे भाई, 34 मार्क्स की। आप सीधा सीधा आपने इसको जो टाइम देना है मेरे भाई, उस इसको आपने टाइम देना है 66 मिनट, राउंड अप करके 1 घंटा। अगर मैं बोलूँ ना, आपको 1 घंटा देना है, ताकि आपको थोड़ा मोड़ा टाइम अगर बच जाता है तो आप एंड में दे सकते हैं। या आप हो सकता है ये पूरा ना करें तो 60 मिनट्स की रखेंगे, तो ताकि आपकी जो है कि बचत हो जाएगी। अब देखें इस पॉइंट को टेकल करने का, आपने 34 इसको टाइम एलोकेट कर लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि एसबीएल में ऐसा है, ये आपके पास 2 मिनट शुरू में आपके पास होता है ना, शुरू के 2 मिनट के आप मार्क्स देख लें कि टास्क वन की मार्क्स कितने एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं, टास्क टू के कितने पूछे हुए हैं, टास्क थ्री के आपसे कितने पूछे हैं। आप टाइम एलोकेट कर लें भाई, टास्क वन में मुझे ये देना है। आप ऊपर आपके पास पेज मिलता है ना, वहाँ पे लिख लेंगे भाई टास्क वन में मुझे ये, कि मुझे ये इस टाइम पे खत्म करना है। क्योंकि आपके पास वो क्लॉक चल रहा होता है एग्जाम आपकी स्क्रीन पे, तो आप रिवर्स वर्किंग करके कि भाई इसको मुझे इतना ही टाइम देना है। और जैसे लेट सपोज 1 घंटे पे 3:15 पे आपका शुरू हुआ, आपने 2-3 मिनट दे दिया, आपने क्या बोलना है, आपने पूरे 2 पे इसको छोड़ देना है, या 2:15 पे आपने इसको छोड़ देना है। जैसे 2 आवर्स एंड 15 मिनट बच जाएंगे, आप पहले टास्क को छोड़ देंगे जितना भी आपका हुआ होगा। आपको लगता है कि एक आध लाइन लिख के मैं खत्म कर सकता हूँ, आप फिर कर लें। आपको लगता है अच्छा खासा चंक रहता है तो फिर आप छोड़ दें। ये एक ऐसी गोल्डन एडवाइस है, क्यों करना चाहिए आप इसको, आपको इसको देखें मेरा भाई। आप हो सकता है आपको लग रहा है कि आपने अच्छे से समझ लिया है इस रिक्वायरमेंट को, आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, आपने इस पे ज्यादा टाइम लगा दिया। हो सकता है मेरा भाई आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं और लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं मेरा भाई। मैक्सिमम 34 मार्क्स हैं, तो आपको 34 मार्क्स से तो बियॉन्ड नहीं देगा ना एग्जामिनर भाई। आपको बताया हुआ है मैंने, पर पॉइंट दो जो है कि दो 2 मार्क्स के लिए हमें 1.2 मार्क्स के लिए लिखना है, और हमें 1.2 से 3 पैराग्राफ का लिखना है। आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, जितना अच्छा लिखें भाई। ज्यादा से ज्यादा दो ही देगा ना, पूरे 34 मार्क्स देगा भाई, 50 इसके ही तो नहीं दे देगा। और वेयर क्या पता, अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो और टास्क टू और टास्क थ्री आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं, और आप क्वालिटी मार्क्स वहां से ले सकते थे, वेयर आपने टाइम यहाँ पे पूरा ले लिया तो आप वहां पे नहीं ले रहे। आपने एग्जाम भी पूरा नहीं किया, और जहाँ पे टाइम लगाया वो भी आपने अच्छे से नहीं लिखा। तो टाइम पूरा पूरा एलोकेट करके देंगे, पास होने के चांसेस। जो सबसे बड़ा बंड है ना आपका, एग्जाम पूरा नहीं हो और आपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, जो नीचे फेलियर के रीजन में भी आपको मैं बता रहूंगा, तो मैंने आपको टाइम कैलकुलेशन करना बता दिया। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी ना, जैसे एसबीएल के एग्जाम आप पास पेपर करने उठते हैं, 2 से 3 मिनट की ये वर्किंग बना लेंगे भाई। क्लॉक चल रहा है 3:15 पे, मुझे पहला टास्क इस पे टाइम पे खत्म करना है। रिवर्स वर्किंग क्योंकि हो रही होती है, आपका टाइम चल रहा होता है 3:15 से शुरू हुआ, फिर 14 13 इस तरीके से चल रहा होता है। तो आपको करना है कि भाई 2:15 पे मुझे लेट सपोज छोड़ना है, 15 पे रखेंगे तो 1-2 मिनट इधर उधर हो जाएंगे, तो आपके लिए मसला नहीं है। काम से कम आप अच्छा खासा चंक इससे कंप्लीट करेंगे। ये बच्चों वाली शायद आपको हरकत लगे मेरा भाई, लेकिन आप एग्जाम में करेंगे तो आप एक कंट्रोल बना रहे हैं अपने लिए। आपके पास लिखा होगा कि भाई ये टास्क मुझे यहाँ पे छोड़ना है, तो आप छोड़ देंगे और आपके पास पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एक पॉइंट अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे मेरा भाई। चलें हम बैक आते हैं भाई। ये आपका इस तरीके से आपके आते हैं जो आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं।
आज के लिए इतना, आज का जो हमारा सेशन है उससे ये इरेलेवेंट, ज्यादा मतलब रिलेवेंट नहीं है। ओरिएंटेशन में भी ये चीजें कवर कर दी गई हैं, आप उसको दोबारा देखिएगा। हम यहाँ पे आते हैं रीजन ऑफ फेलियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के हमारे एजेंडा के हिसाब से। सबसे पहले है टेक्निकल नॉलेज। जो भी एग्जाम, अच्छा ये ऐसे जेनेरिक पॉइंट भी हैं आपके, ये पहला वाला पॉइंट। देखिए किसी भी एग्जाम को, आप कोई भी एग्जाम बचपन से देते हुए हैं भाई, अगर उसका आपको पता ही नहीं है, नॉलेज आपको पता नहीं है, उसका कंटेंट या उसको आपको पेस्टल पोर्टल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लेट सपोज ड्यूरिंग द लेक्चर आपको बताए हुए हैं कि यार ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको साइड करके अपने नोट्स बना लो, कुछ समराइज कर लो, कुछ इस तरीके से करके रख लो कि भाई नींद में भी कोई पूछे तो आपको पता हो कि क्या होता है पेस्टल में भाई मेरे, पॉलिटिकल में हम क्या चीजों को देख रहे होते हैं। तो आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप फिर परफॉर्म क्या करेंगे। बेसिक तो सबसे पहले शुरू वाली बात ही क्या है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो, नॉलेज होगी तो आप उस पर काम करेंगे मेरे भाई। तो गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, भाई सॉल्यूशन क्या बताया, गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड रिमेंबर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया हुआ है। अब मैंने रट्टे का भी बताया आपको, देखें हमारा बा हैसियत कौम जो चीजें मसला है भाई, हम चेंज से रिलेक्टेंट हैं। हमारे पूरे खत्ते का थोड़ा इंग्लिश का मसला है। तो इंग्लिश के मसले की वजह से पेपर में हम अपने सेंटेंसेस नहीं बनाते भाई, बैठेंगे हमें पेपर पास करना है, हमें अभी ये जंग नहीं रहनी भाई, आइल्स का एग्जाम नहीं दे रहे हम भाई, जो हमें आ रही इंग्लिश, इंग्लिश वैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। भाई जहाँ पे इंग्लिश कमजोर है आप थोड़ा उस चीज पे रट्टा लगा दे। रट्टा लगाने का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्चुअल वो थॉट क्लियर है, लेकिन आपको अंग्रेजी की वजह से आप वहां पे सेंटेंस बनाते हुए नहीं बैठ रहे। आपको जो चीजें आप आइडियली, अगर वो वैसी ही थ्योरी एग्जामिनर पूछ लेगा तो आप इजीली इसको लिख के कैश मार्क्स आप अपने हासिल कर सकते हैं। नॉट लिंकिंग ऑफ आंसर विद एग्जिबिट्स। अब आप जेनरिक ही लिख के आ गए, आपने रट्टा लगाया हुआ था, आपने भाई इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की भाई आपने पॉइंट्स रटे हुए थे, आपने कंपनी का कहीं नाम ही नहीं डाला, आपने कंपनी का नाम ही नहीं डाला, वही के वही चेप के आ गए। फिर भाई मेरे को आएगा गुस्सा, उसको भी पता चल गया कि भाई ये तो रट्टा मार के आ गया, वह रट्टा मारा होना चाहिए, लेकिन वो भी बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो भाई मेरे वहां पे कंपनी का नाम ले लो, कुछ स्पेसिफिक जो डेटा दिया हुआ है, प्रैक्टिस में मैंने आपको ये चीज समझाई है किस तरीके से कैसे चीजों को लिंक करना है। ऑलवेज लिंक यूर आंसर विथ एग्जिबिट्स बाय कॉपी पेस्ट। अब आपको कॉपी पेस्ट का मैंने तरीका बताया हुआ है लेक्चर्स में कि कैसे जो भी रिलेवेंट नॉलेज या रिलेवेंट डेटा होगा हमें उसको कॉपी पेस्ट करना है। इससे हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। आपने लिंक आपने कॉपी किया, पेस्ट किया और अपना पॉइंट कुछ ना कुछ ऐड कर लिया जो आपने रटा हुआ था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपने पॉलिटिकल को मैंने बार बार बताया हुआ है कि किस तरीके से करते हैं। लेट सपोज कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन लिया है, अदर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा। गवर्नमेंट कोई एक्शन लेट सपोज ले रही है, पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ पॉइंट में, पेस्टल के लिए, वो आइदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। इम्पैक्ट आप डाल देंगे कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो यार ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडस्ट्री जिसमें काम करते हैं हम उसके लिए फेवरेबल है। गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे रही है, तो हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। हम ज्यादा अच्छे से प्लानिंग्स कर सकते हैं, अपने अपने फर्दर रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरीके के पॉइंट डालेंगे। आइदर वही वाइस वर्सा कर लें, नेगेटिव कोई टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट पहले दे रही थी अब वापस दे रहे हैं, कुछ सिनेरियो होगा तो आप उसका इम्पैक्ट डालें। कॉपी पेस्ट किया गवर्नमेंट की बात को कि गवर्नमेंट ये दे रही है, आप उस पर इम्पैक्ट लेके आए, खत्म भाई, इतनी सी कहानी है भाई। अब आप इसको इतना बम बना के चलेंगे, आपसे ये भी नहीं हो रहा, फिर आपके लिए कंसर्निंग सिचुएशन है। ओनली कॉपी पेस्टेड ए नॉट एडेड योर पॉइंट, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पॉइंट एडेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस और एनी इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वही बात आपने सिर्फ लिख दिया गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, ग्रांट दे रही है, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया सिनेरियो से, फिर क्या होगा, यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है फेवरेबल होगा, किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्या फायदे हैं, वो आपको मैंने प्रैक्टिस के सेशंस में बताए हुए हैं। इस तरीके से भाई लेके चलेंगे तो आपके पास होने के चांसेस, मोर टाइम टू रिक्वायरमेंट एंड मोर टाइम टू वन रिक्वायरमेंट एंड नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया है पिछले उसमें बाद में कि भाई किस तरीके से लेके चलना है। अगर एक ही रिक्वायरमेंट पे बात करेंगे तो हमारा पेपर पूरा नहीं होगा। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, मैंने जैसे एक्सेल में आपको बताया इस तरीके से आपको लेके चलना है तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। लीव द क्वेश्चन इस टाइम है, तब आपने लिख लिया कि भाई 2:15 पे ये टास्क उनको छोड़ना है तो छोड़ दें, छोड़ दें, चांसेस बढ़ जाएंगे भाई इस चीज पे अगर फोकस किया है बच्चों के। अगर किसी के पेपर फेल हो रहे हैं लगातार, पेपर पूरा ना होने की वजह से एक बार इसको ट्राई करके भी देख लें भाई, पास हो जाएंगे और दुआओं में याद रखेंगे। स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यूर अंडरस्टैंड, हम पहले ही कोशिश करते हैं पहले से सवाल से शुरू कर लेते हैं
और कोशिश जिस बच्चे ने तैयारी करी हुई होती है तो वो समझ भी आ जाता है। वेर अगर बिल्कुल ऊपर से जा रहा है तो कोशिश कर लें, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री को देख लें, पहले रिक्वायरमेंट्स को देख लें, जो इजी लग रही है या जो आपने रटी हुई है कुछ तरीके से उसको कर लें, पहले निपटाते जाएं। जो डिफिकल्ट वो चीज़ है वो तो आपका वैसे ही टाइम लेगी, तो जो चीज़ आ रही है वो तो कम से कम कंप्लीट करें। आपका एक मोटिवेशन पावर, आपको मोटिवेशन आएगी तो आप चीज़ों को, जो चीज़ नहीं भी आ रही होगी, थिंकिंग पावर आपकी बढ़ती जाएगी। चेंजेस हैं, कोई खास इसमें चेंजेस नहीं है, कवर्ड भी हैं पहले, तो इसको हम रहने देते हैं। स्टडी प्लान भी कवर किया हुआ है कि हम किस तरीके से लिए चीज़ों को लेके चलेंगे। ये आपके लिए जो है कि पूरी बुक का मैंने बताया हुआ है कि क्या सिलेबस जो है कि बुक बनाई हुई है, कौन से टॉपिक्स किस तरीके से हैं, पूरी बुक का वो चीज़ बताई हुई है, वो भी कवर करी हुई है आपके ओरिएंटेशन सेशन में। आज के एजेंडा के हिसाब से हमारी चीज़ें ये इतनी रिलेवेंट नहीं है। ये भी बताइए कि चैप्टर वन में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, चैप्टर टू में, चैप्टर थ्री में, ये एक ओरिएंटेशन सेशन के हिसाब से ये चीज़ें बेहतर हैं और वहाँ पे कवर्ड भी हैं। कि टूर ऑफ केएनएस एलएमएस ये भी अच्छे से कवर्ड है। केएनएस के जब आप अगर रजिस्टर करते हैं, सिंपल टू लॉगिन है भाई, आपके पास कौन सा आपने जो भी आपने पेपर्स के लिए रजिस्टर कराया हो, आपके पास वो लिस्ट ऑफ आ रही होगी, लिस्ट ऑफ पेपर्स एग्जाम्स आ रही होगी आपके पास। बेस्ट जो चीजें बताने वाली, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं केएनएस में भाई। आपने जो पूरा कर लिया 100%, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। लेट सपोज आपने शुरू भी नहीं किया तो आपका रेड में होगा। और अगर आपने कहीं बीच में छोड़ा हुआ होगा तो यहाँ पे आपका येलो लाइन आपकी मेरे भाई आ रही होगी यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास येलो आ रही होगी, तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि यार हाँ ये लेक्चर मैंने लिया है या पूरा कर लिया है, या बिल्कुल मैंने शुरू ही नहीं किया। तो उस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि यार आपके कितने लेक्चर्स रहते हैं, तो आप उसको तरीके से लेके चल सकते हैं। फिर मेरे भाई P1 और P3 के मैं जहाँ से बच्चों को रिकमेंड करता हूँ या जहाँ से तैयारी करने के लिए बोलता हूँ, बुक नहीं है आपके पास, समराइज नोट्स हैं जो हमने आपको दिखा दी। ज्यादा से ज्यादा उसका भाई देखें आप, कंटेंट कितना है, 129 पेज है भाई। एक का दुक्का पेज अगर कोई ऐसी न्यू चीज लेट सपोज कोई आ रही है, मैं एडिट कर रहा हूँ, कोई चीज डाल रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा अगर 150 पेजेस, जो कि कभी नहीं पहुंचेगी, अगर आप फिर भी ले रहे हैं, फिर भी आप ले लें। इतनी बड़ी बुक नहीं है, समराइज जो कि आपके नोट्स हैं, समराइज टॉपिक बने हुए हैं, आप चीजों को देख लेते हो। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम जो लेंगे मेरा भाई, वो होती है P1 P3 के पास्ट पेपर से, कि एग्जामिनर ने क्या चीजें प्रीवियसली किस तरीके से टेस्ट की होती हैं। हम वहां से सिर्फ देख रहे होते हैं कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा, हमने इन डेप्थ जब हम पढ़ते जाते हैं तो हमें नॉलेज मिलती जाती है, नॉलेज मिलती जाती है। हम अच्छे खासे यहाँ से 25 है, हम आपका सिर्फ डिसीजन ट्री वाला जो है कि ये पार्ट करते 24 क्वेश्चन हम देख रहे होते हैं ये, उससे हमें बहुत अच्छी एक बैकग्राउंड हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। जो बच्चे P1 P3 का नहीं करके गए उनके ज्यादातर पेपर फेल हुए हैं, ज्यादातर पेपर बच्चों के फेल हुए हैं। हालांकि जब मैं देने वाला था शायद मैं भी ये गलती करता, मुझे अपने किसी सीनियर ने गाइड किया कि भाई P1 P3 का इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इंपॉर्टेंस उसकी ज्यादा है, तो मैंने भी करा। मैंने अपनी पूरी बेस फिर वहां से बनाई, अच्छे से पढ़ के वहां से मैंने अपनी बेसिक्स पूरी स्ट्रॉन्ग करी। फिर जो है कि पास पेपर की प्रैक्टिस जो है कि भाई आपके फिर आ जाते हैं आपके एसबीएल। अभी करंटली आपके जो है कि पोर्टल पे ये सवालात हाजिर भाई हैं, टोटल जो मिलके बनते हैं भाई 14 क्वेश्चन दिए, आपको लिस्ट दी गई है, हम इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आपकी यहाँ पे टाइम एलोकेशन यहाँ पे आप देख रहे होते हो, आप अपनी प्रैक्टिस पूरी यहाँ से कर रहे होते हो। जो आपके न्यू न्यू अवेलेबल हैं, जैसे ये आपके स्पेसिमेन हो गए, प्री सीन के आने के बाद ये जो हो गए, मतलब आप उनको अभी करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट कर रहे होते हो। ये जो एसबीएल बिफोर प्री सीन वाले फॉर्मेट है उन पे भी कर रहे हो। तो देखिए मैंने आपको तभी ये जो शुरू में P1 P3 की कहानी बताने का मकसद ये था कि आप पास पेपर करेंगे तो आपको पता होगी क्या फॉर्मेट था। एसबीएल प्री सीन से पहले क्या था वो सारी बातें आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये ड्रास्टिकली चेंज होता रहा है, तो आपके पास इतने पास पेपर भी नहीं है। कुल मिला के अगर मैं देखूं 14 ये है, 24 ऊपर वाले हो गए, कितने हो गए मेरा बेटा टोटल, 38 39, वो जो एक अगर वो भी मिला लें 38 पास पेपर है, इतने नहीं है मेरे। तो आप ट्रिपल ए के ले लें, 80 सवालात की किट तो मुझे याद है जो मैंने की थी मेरे भाई, ट्रिपल ए की, उसके मामले में आधे से भी कम है भाई सवालात अगर देखा जाए। तो आप तभी अगर सिर्फ यही 14 बाई देखें, मैं ये बोलता हूँ P1 P3 के हम सिनेरियो सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको सिनेरियो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस नॉलेज है, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बिजनेस टेस्ट हुआ है तो आपको बिजनेस की नॉलेज मिलती जाएगी। मेरे अगर आपका लक अच्छा हो, अगर कोई ऐसा सिनेरियो दोबारा टेस्ट हो गया P1 P3 में से, तो फिर तो आप अच्छे से बहुत अच्छे से टैकल करके आएंगे।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का बताया, फेलियर के रीजंस बताया, मैंने आपको बताया उन चीज़ों को टेकल करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब फाइनल आज के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। सिर्फ डेट गलत है, मैंने चीज़ों को अपडेट तो कर दिया था, सॉरी। आज हमारी क्या है मेरे भाई, 19 अप्रैल है। देख रहे हैं, हमने 6 अप्रैल को भी ओरिएंटेशन क्लास ली थी। हम ड्रास्टिकली काम कर रहे हैं भाई, लगातार ओरिएंटेशन क्लासेस ली जा रही हैं। जो जो बच्चे आ रहे हैं हम चीज़ों को ले रहे हैं। आफ्टर रिजल्ट हमने ये चीज़ करी है कि जब बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं तो आप अपने डिसीजन कैसे ले सकते हैं। अब आप अपनी अटेम्प्ट का आज से, अगर 19 अप्रैल है मेरे भाई, आपके पास 45 डेज हैं, क्योंकि आपके पास 3 जून को भाई एग्जाम होगा। और अगर आप सितंबर के लिए जा रहे हैं तो मेरे भाई आपके पास 2 सितंबर होगा, आपके पास 136 डेज हैं। अब फैक्टर्स क्या कंसीडर करने हैं मेरे भाई यहाँ पे। अब आप क्या है मेरे भाई, फुल टाइम स्टूडेंट हैं या डूइंग जॉब। अगर आप यहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आप एसीपीएल को अभी शुरू करने जा रहे हैं, तभी भी मैं बोलूंगा भाई आप रिस्क लेने जा रहे हैं। बाय लक है भाई, कॉमन सेंस का पेपर भी माना जाता है, आप हो सकता है बगैर पढ़े भी शायद पास करके हैं, लेकिन रिस्क बहुत है। ऐसी बात है, 1 लाख रुपए का पेपर है आपका। इससे कोई अंधी मचा के नहीं जा सकता कि भाई मैं कॉमन सेंस के बेस पे कर लूंगा, आप प्रैक्टिस ना करें, आप ऐसे चले जाएं। थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ कोई हो गया किसी का नसीब से बात होगी। देखिए एमसीक्यूज भी तो नहीं है ना, आपने तुक्के मारे कर लिया, लिखना है मेरा भाई आपको। प्रॉपर आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए आपको। फॉर्मेट्स नहीं पता आप किस तरीके से लेके जाएंगे, तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी कोई रिस्क इतना है, डिपेंड करता है ये पॉइंट आपका। पर्सनैलिटी आपकी क्या है, रिस्क अवर्स है, रिस्क सीकर है। आपने कोई प्रीवियस अटेम्प्ट में दिया और आपका रिजल्ट आया होगा, या तो आपका भाई रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजन लेंगे भाई। जब रिजल्ट बुरा होता है ना, फिर दुनिया की कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो दुनिया की जिंदगी की हर बुरी चीज भी जो है कि हमें अच्छी लगने लगती है। तो ये एक फैक्ट है। तो आपका डिसीजन उस चीज में मैटर करता है। हो सकता है आपने फेल किया, फिर आपकी नेचर रिस्क रिस्क सीकर वाली हो, आप एग्रेसिव अप्रोच लेके चल रहे हो, भाई भैया रुका है मैं भाई दोबारा कर लूंगा। तो ये आपकी इंडिविजुअल की होगी। मेरी आपको सजेशन ये होगी, आप अपना देखें कि आपका सिलेबस पहले कवर्ड है। हाँ यहाँ पे वो बच्चे अगर उन्होंने सिलेबस कवर कर दिया है, पूरा सिलेबस कवर्ड है, 45 डेज के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए चीजें सिर्फ रहती हैं, फिर आप जा सकते हैं मेरे भाई। फिर आप जो है कि जून अटेम्प्ट के लिए जा सकते हैं। जिस बच्चों ने फेल किया हुआ है, रीटेक वाले बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने सिलेबस कवर कर करा होगा। आपने कुछ ऐसा भंड मारा था, सिलेबस भी कवर नहीं करा था, फिर मेरा बेटा आप ये ना जाएं, फिर आप थोड़ा गैप लेके आप इसके लिए जाएं, ताकि पास करने हैं हमें भाई, पास करना है हमें, जल्दबाजी इतनी नहीं करनी है मेरा भाई। क्योंकि आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो पैसे भी जाएंगे, टाइम, जाहिर सी बात है जून में रुका तो फिर आप सितंबर के लिए सोचेंगे, या ब्रेक लेंगे आप दिसंबर में जाएंगे, तो मेंटली भी आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपके पैसे भी जाएंगे। तो हमें तरीके से डिसीजन लेना है। अगर भाई लास्ट पॉइंट यही है, एंड मेनी मोर अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सिचुएशन। भाई आपके अगर पर्सनल, जाहिर सी बात है सारे, अब इंडिविजुअल के केस अलग हो सकते हैं, मसले मसाइल अलग हो सकते हैं, सबके अपने अपने इश्यूज हैं। आप आके इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली सिनेरियोस को डिस्कस करके वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से लेके चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज का यहीं तक सेशन रखते हैं। कोई ऐसी चीज आपको लगे कि कवर नहीं कि ये सर मेरे साथ पर्सनल ये इशू है, हम इस तरीके से कैसे कर ले सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली बैठ के भी कर सकते हैं। सो फॉर जेनेरिक ये चीजें थी, हमें क्या क्या करना है अगर कंक्लूड करें। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, अपनी टेक्निकल नॉलेज पे फोकस करना है भाई, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इससे अलावा आपका कोई मसला है, आपने किसी और रीजन की वजह से फेल हुआ है, या आपने पूरी मेहनत की थी, आपको लगता है मैंने हर चीज कर दी सर फिर भी पता नहीं क्यों है, तो हम आएंगे, बैठेंगे, हम देखेंगे चीजों को लेके किस तरीके से कहाँ पे पॉसिबल आपका बंड आपने मारा होगा। ऐसी बात है, कहीं ना कहीं तो बंड मारा होगा बेटा। हम अपनी गलती को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उससे ज्यादा हमारा फायदा होगा, ताकि हमारी उस गलती को हम ओवरकम करें। शॉर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, हम अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको ओवरकम करने के लिए काम करेंगे ना मेरा बेटा। अब हम अपनी वीकनेस को जो है कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे काम करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ रट्टे की वजह, भाई इंग्लिश कमजोर है तो है, पेपर पास करना है, या तो मैं पहले जाऊं इंग्लिश के लिए भाई आइल्स का कोर्स करूं। भाई मेरी इंग्लिश भी नहीं अच्छी, मैंने पास करा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे।
जरूरी नहीं है भाई ये एसबीएल। एक भाई इतनी ग्रामेटिकली आप भाई अनटिल अनलेस कोई ऐसा अंधाधुन कार्रवाई करके आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इतना ग्रामेटिकली या इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। तभी फिर भी मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत रट्टा लगा होता है तो लगा हुआ होता है तो हमारी फिर वो भी रिस्क कम हो जाता है। तो पास हम इजीली कर सकते हैं। होपफुली चीजें अच्छी खासी कवर कर दी हुई हैं हमने। बाकी फिर भी कोई इशू हो तो हम बैठ के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।